गलत है ये सब चीज़ें। हिंदू मुस्लिम नहीं करना है या जातिवाद नहीं करना है, और ये हमें बाबा साहब को फॉलो करना है कि जब हम हमारी कम्युनिटी में ये बात करते हैं तो हमें ही हमारे नाम से नहीं, ऐसे टारगेट करके और जलील करने के नजरिए से बोलते हैं कि ये तो अम्बेडकर है, ओए अम्बेडकर इधर आ, क्या कर रहा है। तो मतलब कैसे उनकी विचारधारा को चोट पहुंचाया जाए, कैसे उनको रोका जाए, और कि हम प्रयास करते हैं तो हमें बोलते हैं ये अम्बेडकर है ना, ये देशद्रोही खुद तो था और ये तुम लोगों को भी देशद्रोही बना दिया है और आपको भी अंदर कोई दिन चले जाने का पूरा पक्का इंतजाम हो जाएगा। तो ये ऐसे युवा जब अपने गांव में, मोहल्ले में, घरों में, जिले में अपनी विचारधारा और अपने सोच को लेके जाते हैं तो वहां पे उनकी बहनों को टारगेट किया जाता है, उनकी माताओं को, उनकी पत्नियों को स्कूल से, मतलब अलग अलग तरीके अपना लिए जाते हैं ताकि वो पूरी तरीके से उस सोच को खत्म कर दे जिस सोच को वो अपने लिए पैदा करना चाहता है और समाज में स्थापित करना चाहता है, वो सोच को कायम करे जिस सोच को वो चाहते हैं। तो ये सारी चुनौतियां आज का युवा, लेकिन मैं डेफिनेटली यहाँ पे कह रही हूँ कि ये है रियलिटी ऑफ द आज का है, सॉरी एक मिनट मतलब, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हम सही दिशा में प्रॉपर तरीके से डायलॉग इनके साथ में, युवाओं के साथ में स्थापित करेंगे तो जरूर ये युवा है वो इस बहुसंख्यक का हिस्सा ना होकर के, जो हिंसा और मानवता को खत्म करता है उसका हिस्सा ना होकर के एक नई सोच के साथ में हमारे साथ हम सब मिलकर के इस देश में न्यायप्रिय देश को बना सकते हैं जहाँ पे समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा हो। और मुझे लगता है कि मैं तो खुद PUCL का हिस्सा हूँ तो और मुझे ही बोलने के लिए मौका दिया है, तो हमारे लिए ये कोई मैं स्पीकर या कोई इस तरीके से नहीं हूँ, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये हमने जो PUCL और हम सब ने जो काम करने के दौरान अनुभव किया है उसको रियलिटी में हमने साझा आपके साथ में किया है। तो मुझे लगता है कविता दी और निशाद भाई कि राजस्थान में खास करके हमें हर ब्लॉक लेवल तक तो एटलीस्ट PUCL को जाना चाहिए। जितने डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंच सकते हैं हमारे बाकी के संगठनों के साथ में इस तरीके के डायलॉग स्थापित कर सकते हैं। जो वर्ग है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, छात्र हो, मजदूर हो, कोई भी हो, एक विंग के साथ में बैठ करके हमें इस दिशा को आगे ले जाना होगा। तभी मुझे लगता है कि इस तरीके की ताकतें हैं उससे हम बाहर उनको निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे बोलने के लिए मौका दिया, और माफी चाहती हूँ कि मैं कुछ पर्सनल कारण की वजह से थोड़ा लेट हुई, तो सॉरी। बातें हमने सुनी और जिस प्रकार से हमारे अभी तक के सभी साथियों ने जो बोलने आए अपने अपने अनुभवों से, अपनी अपनी जानकारियों से हमारे बीच में बात रखी कि हम कैसे अभी भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अभी भी हम युवाओं के साथ काम कर सकते हैं, युवाओं के साथ कर रहे हैं काम। हमारे बीच में भी ऐसे लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं और इधर भी बैठे हैं जो अभी भी युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। फैसल भाई हमारे बीच में एक ऐसे साथी हैं जो डायरेक्ट इन्हीं मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मतलब हम मजदूरों के मुद्दे पे काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इससे भी जुड़े, लेकिन ये तो डायरेक्ट इन्हीं मुद्दों पे ही काम कर रहे हैं। तो अब इनसे हम सुनते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी। और मैं गांधीवादी भी हूँ और धार्मिक भी हूँ तो मुझे तो यहाँ धर्मिष्ठ लग रहा है, लेकिन एक बात यह है कि हम सब अल्पसंख्यक, थोड़ा तो ये वाला तो शक्ल भी अच्छी, तो मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपका जो समय है उसमें अपनी बात रख दूं। बहुत ये जो इस समय नफरत हो रही है, इसका युवाओं जो विक्टिम बन रहे हैं, ये केवल हमारे ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप मालूम है किसी इंसान के अंदर अगर नफरत भर जाए वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसको पैथोलॉजिकल मानते हैं, वो मरीज है, जैसे कैंसर का मरीज है। आप नफरत को मामूल, आपको मालूम है होम्योपैथी में नफरत
आजकल, क्योंकि आजकल स्पीकर बनना आसान नहीं है, वो सब बैठे बैठे गूगल चलाते रहते, अच्छा ये फर्जीवाड़ा यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मन की बात के बाद तो अब बात करने की कोई अहमियत ही नहीं रही, जो जिसके दिल में आए। तो होम्योपैथी में इलाज होता है, अगर किसी में नफरत की भावना है तो 4-5 दवाइयां हैं, लेकिन उनके नाम इतने मुश्किल हैं कि वो मैं याद नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये कि नफरत कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर एक युवा नफरत से पीड़ित हो गया तो हमें उस पे दया आनी चाहिए। इसीलिए अब मैं गांधी का नाम लूंगा, बाबा साहब को सलाम करता हूं कि गांधी ने कहा, गांधी जी नवाखाली में जो बापू ने किया वो तो अपने आप में जबरदस्त है। अभी एक सुजाता चौधरी की किताब आई है, एक नॉवेल आया है नवाखाली उपन्यास, वो पढ़िए जरूर। तो वहां से गांधी आए और दिल्ली में बैठे रहे, तो सब लोग आके अपने अपने किस्से, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैंने नरेगा के मजदूर कार्ड बनवाए, मैंने RTI की एप्लीकेशन, हम लोग अपने अपने काम सुनाते, मैंने महिला ये किया, सब आके गांधी को अपने अपने काम बतलाने लगे। गांधी जी गुस्सा बहुत करते थे, ये नहीं कि गांधी जी हर वक्त मुस्कुराते ही रहते थे, नाराज भी बहुत होते थे, और जब नाराज होते थे तो फिर हमारी तरह, भाई उनकी अपनी सीमा थी, वो इसमें कहते थे निकम्मी बात मत करो। तो जब सबने अपने अपने काम, और दिल्ली उस टाइम नफरत से जल रहा था, पंजाब गांधी जी जाने वाले थे और कह रहे थे मैं पाकिस्तान भी जाऊं, मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हूं तो पाकिस्तान में अगर, और ये हम सबकी स्टेटस यही है कि हम किसी जात के, किसी संप्रदाय के समर्थक नहीं है, हम हर मजलूम के साथी, हम उसके साथ खड़े हैं जिस पे जुल्म किया जाए, चाहे वो कोई। तो गांधी जी वहां आए और गांधी जी के जो बेटे थे वो उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, उनके घर में बैठे, वहां गांधी जी को सब बताने लगे मैं ये कर रहा हूं, मैं ये रिलीफ का काम कर। गांधी जी ने कहा तुम सब निकम्मा काम कर रहे हो, तुम मर क्यों नहीं गए? तुम सब निकम्मे कामों में लगे हुए हो, तुम मर क्यों नहीं गए? मैं ऐसी दिल्ली में एक लम्हा भी नहीं रहना चाहता हूं जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही उस समय वाइस चांसलर थे, जामिया शुरू हो रही थी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जो गांधी जी ने जिसकी बुनियाद डलवाई थी। गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसी, तुम लोग सब मर क्यों नहीं गए? निकम्मे कामों में लगे हुए थे। मैं ऐसी दिल्ली में एक लम्हा भी नहीं रहना चाहता हूं जिसमें जाकिर हुसैन दरियागंज में डरते हुए चले। तो हम कोई मुसलमानों के साथ के लिए ये सांप्रदायिकता, ये इसलिए कि हमारी मानवीय संवेदना है, हम सब यहाँ जो बैठे वो इंसान हैं, बाकी सब बाद में, हमारी पहली बुनियाद इंसानियत है। और वो इंसानियत, जैसे खान अब्दुल गफ्फार ने कहा था, किसी समाज की स्थिति पहचानना है तो ये देखो वो महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करता है, फौरन पता चल जाए कि वो बातें बड़ी बड़ी हैं या उसका काम भी कुछ है। इसलिए इस समय जो मैं एक RSS के साथी को, हमने 2 घर बनाए हैं, हमने ये युवाओं के लिए सेमिनार, सिंपोजियम, ये तो होता है, खत्म हो जाता है, तो हमने कहा कि भाई ये कोई परमानेंट इसका उपाय करो। तो एक दिल्ली में सबका घर है और एक तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जो घर है वो हमें R वेंकट रमन, एक राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनकी बेटी हैं जो प्रोफेसर थी कानपुर में, उन्होंने अपना मकान, बहुत बड़ा बंगला दे दिया है। तो दूसरा सबका घर हमारा है जहाँ से रोज तमिलनाडु के CM गुजरते हैं, वो बहुत अच्छे इलाके में। और ये 2 घर जो हैं जहाँ हम पूरा 24 घंटे वहाँ यही सब होता रहता है। तो मैं ये कह रहा था, गांधी ने हमारी संवेदना अगर हम में है, मानवीय संवेदना, तो वो RSS के साथी ने मुझसे कहा मैं आपसे कुछ चर्चा कर। मैंने कहा ये, बोले देखिए बात ये है। मैंने कहा आप लोग चाहते क्या हो आखिर? बोले हम शत्रु भाव रखना चाहते हैं। वो मेरे मथुरा में, मैं अभी कुछ दिन पहले जेल में रहा 50-55 दिन, तो मुझसे वो उस मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे। बोले देखिए आप लोग की जो ये साझी विरासत और सद्भावना की बातें हैं, इनसे हमारा शत्रु भाव कमजोर होता है। हम 24 आवर ये चाहते हैं कि हर हिंदू के मन में मुसलमान के प्रति शत्रु भाव बना रहे, शत्रु भाव। और जो आप लोग ये करते हैं गंगा जमनी, ये जिंदाबाद, प्रेम, सद्भाव, ये हमारी मुसीबत है। इसलिए हम आपकी छोटी सी भी सद्भावना की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उससे हमारा शत्रु भाव, और शत्रु भाव का इलाज क्या है?
मुझे बात पकड़ के मिल गई। कभी कभी आदमी अपनी कमजोरी खुद बता जाता है, तो उसका उल्टा यह है कि मित्र भाव बढ़ाओ। आपको मालूम है, जब मैं मथुरा में पकड़ा गया तो मेरी उससे बातचीत कर रहे थे, आईपीएस अधिकारी थे और जेएनयू से वो पढ़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि जेएनयू का हर पढ़ा सही होता है, तो यहाँ बैठे हुए बहुत तो उससे कहने लगे अपने मित्रों के नाम बताओ। मैंने कहा संदीप पांडे, महिपाल सारस्वत, गुरमुख सिंह, डॉक्टर। कह रहे अच्छा फ्रेंडशिप जिहाद भी चलेगा। देखिए कहाँ सोच रहे, वो ये चाहते हैं कि इतनी नफरत आपस में भर दो कि एक दूसरे से की तरफ देखने को तैयार हो। और हमारा काम क्या है कि इतने गले और इतनी मोहब्बत आपस में भर दो कि हम एक दूसरे का हाथ छोड़ने को तैयार हैं। और ये संभव है। जैसे हरकेश जी ने और सब बहनों ने जो बातें की हैं, उनकी सबने एक बात, मैं सबको सलाम करता हूं कि सबने अपनी बात में कहीं ना कहीं ये जरूर कहा है कि अभी ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें जैसे इसको मिला, जैसे इस आदमी ने मुझसे कहा कि हम शत्रु भाव रखना चाहते हैं, तो हमने कहा भैया मित्र भाव रखना चाहते हो। ऐसे खजुराहो में एक राष्ट्रवादी युवाओं का सम्मेलन हो रहा था, तो मुझे बुला लिया। मैंने कहा मैं भी आऊंगा। 400-500 सब, और उसमें राष्ट्रवादी तो आप जानते हैं आजकल कौन होते हैं। अब जो मुझसे पहले स्पीकर थे, कभी कभी एक्सीडेंटल चीजें बढ़िया हो जाती हैं। हम कहते हैं ना, गए थे नमाज पढ़ने और तो वो मुझसे कहने लगे, मुझसे पहले के जो स्पीकर थे बोले देखिए ये सद्भावना और ये इक्वालिटी, ये सब लेफ्टिस्ट की बातें हैं, कुछ भी ये मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है, भारत के मुद्दे अलग हैं, हमारा मुद्दा स्वाभिमान है, ये है। अब मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने कहा लो मुझे, और उसमें उस समय कपिल मिश्रा, ये वाले कपिल मिश्रा नहीं, आप पार्टी वाले, उस समय वो आप में थे तो वो भी वहां मौजूद थे। स्पीकर हम 4-5 थे, और उसने आके बस वो सोशल मीडिया विंग किसी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन की देखता था, तो आते ही उसने कहा कि ये सद्भावना, ये इक्वालिटी, ये सब वेस्टर्न मुद्दे हैं। मैं अब मेरा नंबर आया। मैंने कहा भैया ये कह रहे थे कि ये सद्भावना, बराबरी, ये सब विदेशी मुद्दे हैं, वेस्टर्न मुद्दे हैं, लेफ्ट के मुद्दे हैं, एनजीओ के मुद्दे हैं। मैंने कहा तुलसीदास से पूछें, वो कह रहे हैं बैर काहू संग न कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मैंने कहा तुलसीदास रामचरितमानस में कह रहे कि रामराज की बुनियादें ही 2 है, बाकी सब, वो अमित शाह का रामराज और किसी और का हो, वो कह रहे एक तो नफरत ना हो, बैर काहू संग न। अब जैसे ही मैंने ये कहा, वो फैजल, वो मेरा नाम भी नहीं ले पा रहे, फैजल भाई जिंदा, और सब मेरे पीछे। उसके बाद कॉफी उठिया बढ़िया थी, वो सारे युवा आ गए। तो एक ये है कि आपको समझदारी भी दिखानी पड़ेगी। आपको 24 एक रट लिया। मैं अपने खुदाई खिदमतगारों को बहुत डांटता हूँ, ये हम साथी ये बात जोड़ना चाहते हैं। कुछ एक्टिविस्ट की ऐसी बात हो गई है कि चेन्नई में भी वही बोलेगा, बंबई में भी वही बोलेगा, भोपाल में भी वही बोलेगा। वो समझता है कि यही एक रट है और इसी से सारा दुनिया में मसला हल हो जाएगा। आप इंसानों में काम कर रहे हैं। सबसे दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, बहुत मुश्किल काम। इंसानों में काम करना, वो किसी भी वाद से प्रभावित हो, आप क्या समझते हैं मामूली चीज है। एक इंसान जब अपनी पे आ जाता है तो फिर वो किसी के काबू में नहीं रहता, हुकूमतें उसके आगे, इस काख फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते। आप क्या मामूली समझते हैं इंसानों को? इसलिए बहुत समझदारी के साथ हम सबका घर में रोज, मैं तो अब बाहर जाते हुए मुझे परेशानी होती है, लेकिन कविता जी का आदेश था, और ये वो उन चंद एक्टिविस्ट में से हैं देश के जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि देखो सांप्रदायिकता की चुनौती बहुत खतरनाक है और ये ऐसी आएगी कि हमारे सारे काम खत्म कर दे। इसलिए हमें जो उन्होंने बताया, हमें एक तो मित्र भाव को खूब बढ़ाना है। और सच में मैं कह रहा हूं, आपको मालूम है एक बीमारी होती है आई ड्राइनेस, जिसमें आंख का आंसू निकलना बंद हो जाता है। अब कोई समझे ओह देखो मैं मुसलमान हूं, मेरी आंख से आंसू नहीं निकलता है, अब मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं, अरे आंख फूटने की शुरुआत हो चुकी है, तुम इसको बहादुरी समझ रहे हो? ये तो तुम्हारी ब्लाइंडनेस की शुरुआत है। अब उसका इलाज ये नहीं है
के सेमिनार में उसका इलाज आर्टिफिशियल आंसू डाल, ये मैंने डॉक्टर से भी कंफर्म किया, मैंने कहीं ऐसे ही ना सुना दूं। बोलने का हाँ वो कहते हैं आर्टिफिशियल आंसू डालो इसकी आंख। इस वक्त सच में इंसानों की, ये जो कह रहे थे कि पूंजीवाद इंसानों को तबाह और बर्बाद कर देता है, इंसानियत को सबसे ज्यादा मुर्दा करने वाली, धर्म को तो मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ कहूंगा तो और जगह फंस जाऊंगा, तो इसलिए पूंजीवाद इंसानों की सबसे बड़ी तबाही। और मुझे लगता है अगर आप इस वक्त ये टेंडर निकालो कि हमें खून के टेंडर निकालने हैं तो लाइनें कंपनियों की आ जाएगी, यानी क्या बढ़िया बढ़िया नाम रख लेंगे, इंसानी खून का व्यापार भी अब हो रहा है। और ये कौन है? मैं हैरत में रहता हूँ, कह रहे हाँ ये भी, अब उनको कुछ नहीं रहता। दिल्ली में अस्पतालों के बाहर हम खाना लेके हमारे युवा जाते हैं तो वो लाशों की जो गाड़ियां होती हैं, आप उनकी बातचीत देखो तो आपका इंसानियत पे से विश्वास उठ जाए। जिस वक्त वो सौदेबाजी करते और एक गरीब औरत और एक गरीब मजदूर उनके सामने फरियादें करता है, मैं कहता हूँ पत्थर के दिल भी पिघल जाएं। लेकिन उनके कौन से घर में उनकी तरबियत हुई? वो कोई आरएसएस की शाखा के नहीं होते। कौन सा, मैं तो सुनता हूं बैठ के और वो कौन सी जुमले जो कोई शायर नहीं कह पाएगा, कोई लेखक नहीं कह पाएगा, और उनके ऊपर जर्रे ऐसे बीड़ी पीते हुए ऐसे कुछ नहीं भैया हमारा तो काम है। और वो सिस्कियां, जब किसी इंसान की सिस्कियां उसको बेअसर कर दे। एक बार ऐसे ही, मैं 2 मिनट में अपनी खत्म करता हूं, मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया, गांधीवाद पे चर्चा थी और जस्टिस धर्माधिकारी जी मेरे साथ बैठे थे। अब वो तो गांधीवादी, अपना खादी पहनो, ये करो, और करीब 600-700 युवा। मैंने कहा कि अगर इतना क्राइटेरिया लगाया गया तो ये तो 10-15 ही रह जाएंगे, वो 10 भी नहीं हो। मैंने कहा जस्टिस साहब, आज मैंने कहा जस्टिस साहब कुछ भी नाराज, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम किसी की तकलीफ देखते हो, किसी को परेशानी में देखते हो तो कितनी आंखें नम हो जाती हैं, गीली। बहुत से करीब 500 बच्चों ने हाथ उठा दिए। उसमें विद्यार्थी परिषद का एक ग्रुप जो हमारे विरोध के लिए बैठा था उसने भी हाथ उठाया। वो बेचारे समझे ही नहीं, वो समझे इसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा तुम सब गांधी उपाधि हो, मैं तुम्हें जस्टिस साहब की मौजूदगी में सर्टिफिकेट देता हूं। अब चाहे तुम रात सुबह 8 बजे उठो और तुम पूरे रात भर व्हाट्सएप चलाओ, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट देता हूं, तुम सब गांधीवादी। यही तो है, और यही धर्म हम मानते हैं। हम धर्म की नफरत को नकारते धिक्कारते हैं, लेकिन उसकी सही बात को परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अखिमाई। इसीलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा खैरुन नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है या रसूल अल्लाह? तो उन्होंने नहीं कहा जो टोपी लगा ले, दाढ़ी रख ले। हमारे एक शमसुर रहमान भाई बैठे पीछे, उनकी मुझसे भी 4 गुनी बड़ी दाढ़ी है, और इन्होंने कम से कम 4, 5, 10 हजार लोगों को खाना खिलाया है। ईदगाह में जो बस्ती है आपका 4 दरवाजा, वहां रहते हैं। दूसरे साथी हमारे वो बैठे हैं, मेरे साथ आए हैं, अरशद भाई, ये स्टूडेंट भी हैं, खुदाई खिदमतगार भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, और वो पिटाई भी खाई है इन्होंने एनआरसी आंदोलन। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो टोपी लगाए या नमाज पढ़े या हज करने जाए। कितनी बढ़िया बात कही मोहम्मदुर रसूल। अब इसकी परिभाषा उन्होंने कहा खैरुन नास, सबसे बेस्ट इंसान कौन है? तो मोहम्मद साहब ने कहा मैं यनफ़अन नास, जिससे इंसानों को सबसे अधिक फायदा, जिससे इंसानियत को सब। ये तो आप लोग हैं, कोई किसी के राशन कार्ड बनवा रहा है, कोई किसी मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है, कोई किसी के हक में खड़ा हुआ है। आपको मालूम है अल्लाह ताला के 99 नाम है, उसमें एक नाम वकील भी है। मैं एक बार वकीलों के यहाँ गया, वो सब मुसलमान थे, और मैंने कहा थोड़ा खुश भी करना होता है, इस्लामी बात करें। तो देखो अल्लाह ताला का एक नाम वकील भी है। कितना बड़ा काम है न्याय, जस्टिस, कितनी बड़ी बात है। अगर कोई, और आप लोग या हम लोग भी तो एक अल्पसंख्यक ही हैं। ये कौन से दीवाने बैठे हुए हैं। मैं कोई अपने साथी की कोई गड़बड़ होती, मैंने कहा कुछ नहीं कहो भाई, ये तो बड़ी मुश्किल से एक तैयार होता है। और आप
इलाके का नाम सुनेंगे हैरत, जींद, ऐसे ऐसे इलाके जहां आप सुन नहीं सकते, थोड़ा कट्टर इलाके हैं। तो इसलिए एक तो मैं ये कहूँगा कि हमें थोड़ा नई नई तरकीबें भी सोचना, ये नहीं कि पुराने नोट्स जैसे कुछ प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं, वो 70 के नोट्स हैं वो अब भी पढ़ा रहे हैं, ये नहीं करना होगा। इस मामले में आपको गांधी जी से बहुत मतभेद होते हैं, हो सकते हैं, होना चाहिए, हम लोग कोई सब वो नहीं है जो जिंदा एक आदमी की गाना गाते रहे, लेकिन इसमें उनके पास, वो सोचिए कौन नहीं था जो उनके पास उस वक्त आ नहीं, चाहे वो खान अब्दुल गफ्फार हो, चाहे वो बीबी अब्दुल सलाम हो, चाहे वो राजकुमारी अमृत कौर हो, जो एक टीम तैयार कर दी। इसके लिए हमें नाउम्मीद नहीं होना है। और नौजवान तो आपको मालूम है, लेकिन जैसे आप पंजाब में लिटरेचर पे कर रही हो ना, बुल्ले शाह कहते ना, मैंने इश्क हुआ, बाबा फरीद के यहाँ जो आता था, ये जो खानकाएं थी असल में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, तो वहाँ कुछ जैसे हमारे होते हैं ऑफिसर ओएसडी, तो वो बाबा साहब उनको कहते थे सबसे पहले इश्क सिखा दो, बाकी सब कुछ सीख जाए। इसको इश्क सिखा दो, यानी पहला सबक इसको इश्क का दे दो, मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी। हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पूरे साउथ में खुदाई खिदमतगार को जिंदा किया। एक दिन सुबह सुबह मैं उनका खाना देखने पहुंच गया, मैंने नाश्ते में मैं हैरत में रह गया, रात के चावल बचे हुए उनको खुरच के और नमक मिर्च मिला के ऐसे खा रहे थे जैसे कोई शाही नाश्ता कर रहे हो। और तब मैंने कहा ये आदमी चल जाए। फिर दूसरा, एक बड़ी फंडिंग एजेंसी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है और 50,000 रुपए, वो बहुत गरीब घर की, उनका अपना मकान भी नहीं, बोले नहीं मैं ये नौकरी नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो अभी बहुत काम करना है, संगठन को आगे बढ़ाना। तो अगर, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग धर्म को तो नहीं, लेकिन कम से कम अब आप एकदम वो आया आपके पास थोड़ा अलग चाहता है, आपने रोटी रोजी इतनी की कि वो मिली कुछ नहीं, लेकिन वो उसमें ही खो गया। कभी कभी बिल्कुल सादा बच्चे आते हैं और हमारे यहाँ से ऐसे प्रोफेशनल बन के चले जाते हैं कि फिर वो जरूरत से ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, मैं धर्म की बात नहीं कर, स्पिरिचुअलिटी, इंसानियत, मोहब्बत, कभी तो उसकी आंख से आंसू निकल जाए, ये अगर करेंगे। मुझे एक और बात लगती है कि इंसानों को कोई टाटा ने नहीं बनाया, अदानी ने नहीं बनाया, हम तो मानते हैं कि ईश्वर ने बनाया, तो हमें नाउम्मीदी नहीं होती है। धर्म का बहुत नुकसान में कुछ फायदे भी हैं, उसमें यह है कि हम लोग कभी नाउम्मीदी नहीं होते। मैं आपको मालूम है, मैं 55 दिन जेल में रहा और जेल में मेरी रोज मीटिंग होती, सब उसमें आके बैठते थे, और क्योंकि मुझे छुपा के ले गए थे, मेरी चाय पिलाने वाले आपके भरतपुर के थे, एक वो मुझे चाय पिलवाते थे रोज सुबह, और मैं ऐसे ही पूरा ब्रांडेड। मुझे मालूम है बहुत हालात खराब है, लेकिन उसमें रास्ता निकल सकता है, लेकिन रास्ता निकालने का दर्द अगर हमारे दिल में, एक तड़प हमारे प्रोफेसर वी के त्रिपाठी का है, रग रग में वो पीड़ा उठे दुख देख कर संसार में, जान की बाजी लगा दे जुल्म के प्रतिकार। आपको मालूम है दिल्ली का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है कसाबपुरा, जो पूरा एमएलए चुनता है, वो एक सुभद्रा जोशी ने अकेले बचा लिया। एक किताब जरूर पढ़िए आजादी की छाव में, ये बेगम रफी अहमद किदवई की भावज है, भाभी, जिनके हस्बैंड मसूरी के हेल्थ ऑफिसर थे, क्योंकि मसूरी में उस वक्त सिर्फ अंग्रेज जाते थे, तो वो वहाँ वो पोस्ट बहुत अहम होती थी, उनको वहाँ हत्या कर दी गई 47 के दंगे में। फिर वो बहुत परेशान थी, तो रफ़ी अहमद किदवई ने उनको कहा कि तुम बापू के पास चली जाओ, जो वो ये रिलीफ और सद्भावना का काम कर रहे। फिर उन्होंने वो जो एक किताब लिखी है, बहुत दर्दमंदी की किताब है, सुभद्रा जोशी। और सुभद्रा जोशी के बारे में कहा जाता है वो सिर्फ उस समय 40 किलो की थी, और अकेला पूरा एक मोहल्ला बाहर आ गया और अपना सामान रख दिया कि अब हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल नहीं जाओ, ये पूरा मेवात पंडित सुंदरलाल ने रोका है। लीग के मुसलमान मौलवी उनको कुरान पढ़ के कहते थे चलो हम तो वहां जाएंगे जहां इन्नल लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू, वो पंडित सुंदरलाल कुरान पढ़ के उनको रोकते थे, ला नुफर्रिकु बैना। वो इतने, ये होता है आपको मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी। जब आप में दर्द हो जाएगा तो आप सब सीख लोगे, और दर्द नहीं होगा तो 100 सीखा हुआ हो गया। सोना चाहिए, वही बड़ी बात। कविता जी तो नहीं है जयपुर में,
हो गई सारी रिपोर्ट यही बन गई। ये दर्द होना चाहिए। मैं ये कहता हूं जब नफरत करवा सकते, जहांगीरपुरी ने एक सबक और दिखाया कि जहांगीरपुरी के दंगे के बाद वो नौजवान जो कुछ नहीं जानते, जो पीस पर एक लम्हा नहीं बोल सकते, उन्होंने गले में हाथ डाल के कहा हम लड़ेंगे नहीं, हम तो एक दूसरे के साथ खाते। तो इंसानों को इंसानों से, मैं मुजफ्फरनगर के दंगे में 4 महीना वहीं रहा था, तो एक गुड़िया का घर जला दिया, उसका बेटा मार दिया, उसके शौहर को भी जख्मी कर दिया, वो 3 महीने से अस्पताल में था। तो मैंने कहा कि तुम्हारा घर जिसने जलाया है और ये सब आपके साथ किया है जानती हो? बोली हाँ। तो मैंने कहा हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको बढ़िया सजा मिले। बोली ना ना ना। अरे मैंने कहा क्यों? क्या उसकी 6 बेटियां हैं और माँ ब्लाइंड है, तुम ऐसी सजा? मैं हैरत में रह गई। जिस पे जुल्म के पहाड़ टूट चुके हैं लेकिन उसकी इंसानियत जिंदा। हम तो कहते नहीं मतलब बहुत जरूरी। ना 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 बेटा ये मत करना। मैंने कहा क्यों? क्या उसकी 6 बेटियां हैं और उसकी माँ नाबीना है। वो ये जो जज्बा इंसानों के दिलों में है, इसको हमें उभारने की, जैसे जब आग मद्दी हो जाती है तो उसमें बड़ी लकड़ी रख दो तो उसमें पहले चिंगारी से शोला बनाओ, फिर सब कुछ जल जाएगा। आपने पहले दिन कह दिया नहीं। एक जगह हम गए, तो लास्ट बात कह रहा हूँ, वो वहां आए कि स्पीकर बोले कुछ नहीं है सब अमेरिका। तो उस आदमी ने कहा कि जब सब अमेरिका कर रहे तुमने हमें बुलाया क्यों था? छोटी सी शुरुआत करिए। और टास्क तो बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं हैरत में हूं। मैं पहली बार, वरना राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्य स्तरीय सम्मेलन, मैं सलाम करता हूं कि जिला स्तरीय सम्मेलन भी है। और ये अपने आप में जवाब है कि हर जिले में सब संगठनों को अपने राष्ट्रीय और राज्य सम्मेलन बंद करके पहले जिला सम्मेलन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिल की कहानी लिखना जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, बहुत मुश्किल काम। इंसानों पे काम करना, वो किसी भी वाद से प्रभावित हो, आप क्या समझते हैं मामूली चीज है? एक इंसान जब अपनी पे आ जाता है तो फिर वो किसी के काबू में नहीं रहता। हुकूमतें उसके आगे, इस काख फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते। आप क्या मामूली समझते हैं इंसानों को? इसलिए बहुत समझदारी के साथ हम सबका घर में रोज, मैं तो अब बाहर जाते हुए मुझे परेशानी होती है, लेकिन कविता जी का आदेश था और ये वो उन चंद एक्टिविस्ट में से हैं देश के जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि देखो सांप्रदायिकता की चुनौती बहुत खतरनाक है और ये ऐसी आएगी कि हमारे सारे काम खत्म कर दे। इसलिए हमें जो उन्होंने बताया, हमें एक तो मित्र भाव को खूब बढ़ाना है। और सच में मैं कह रहा हूं, आपको मालूम है एक बीमारी होती है आई ड्राइनेस, जिसमें आंख का आंसू निकलना बंद हो जाता है। अब कोई समझे ओह देखो मैं मुसलमान हूं, मेरी आंख से आंसू नहीं निकलता है, अब मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं, अरे आंख फूटने की शुरुआत हो चुकी है, तुम इसको बहादुरी समझ रहे हो? ये तो तुम्हारी ब्लाइंडनेस की शुरुआत है। अब उसका इलाज ये नहीं है कि सेमिनार में, उसका इलाज आर्टिफिशियल आंसू डाल, ये मैंने डॉक्टर से भी कंफर्म किया। मैंने कहीं ऐसे ही ना सुना दूं। बोलने का हाँ वो कहते हैं आर्टिफिशियल आंसू डालो इसकी आंख। इस वक्त सच में इंसानों की, ये जो कह रहे थे कि पूंजीवाद इंसानों को तबाह और बर्बाद कर देता है। इंसानियत को सबसे ज्यादा मुर्दा करने वाली, धर्म को तो मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ कहूंगा तो और जगह फंस जाऊंगा। तो इसलिए पूंजीवाद इंसानों की सबसे बड़ी तबाही। और मुझे लगता है अगर आप इस वक्त ये टेंडर निकालो कि हमें खून के टेंडर निकालने हैं तो लाइनें कंपनियों की आ जाए, यानी क्या बढ़िया बढ़िया नाम रख लेंगे। इंसानी खून का व्यापार भी अब हो रहा है। और ये कौन है? मैं हैरत में रहता हूँ। कह रहे हाँ ये भी, अब उनको कुछ नहीं रहता। दिल्ली में अस्पतालों के बाहर हम खाना लेके हमारे युवा जाते हैं तो वो लाशों की जो गाड़ियां होती हैं, आप उनकी बातचीत देखो तो आपका इंसानियत पे से विश्वास उठ जाए। जिस वक्त वो सौदेबाजी करते और एक गरीब औरत और एक गरीब मजदूर उनके सामने फरियादें करता है,
मैं कहता हूं पत्थर के दिल भी पिघल जाएं, लेकिन उनके कौन से घर में उनकी तरबियत हुई? वो कोई आरएसएस की शाखा के नहीं होते। कौन सा, मैं तो सुनता हूं बैठ के और वो कौन सी जुमले जो कोई शायर नहीं कह पाएगा, कोई लेखक नहीं कह पाएगा, और उनके ऊपर जर्रे ऐसे बीड़ी पीते हुए ऐसे कुछ नहीं भैया हमारा तो काम है। और वो सिस्कियां, जब किसी इंसान की सिस्कियां उसको बेअसर कर दे। एक बार ऐसे ही, मैं 2 मिनट में अपनी खत्म करता हूं, मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया, गांधीवाद पे चर्चा थी और जस्टिस धर्माधिकारी जी मेरे साथ बैठे थे। अब वो तो गांधीवादी, अपना खादी पहनो, ये करो, और करीब 600-700 युवा। मैंने कहा कि अगर इतना क्राइटेरिया लगाया गया तो ये तो 10-15 ही रह जाएंगे, वो 10 भी नहीं हो। मैंने कहा जस्टिस साहब, आज मैंने कहा जस्टिस साहब कुछ भी नाराज। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम किसी की तकलीफ देखते हो, किसी को परेशानी में देखते हो तो कितनी आंखें नम हो जाती हैं, गीली? बहुत से, करीब 500 बच्चों ने हाथ उठा दिए। उसमें विद्यार्थी परिषद का एक ग्रुप जो हमारे विरोध के लिए बैठा था, उसने भी हाथ उठा दिया। वो बेचारे समझे ही नहीं, वो समझे इसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा तुम सब गांधी उपाधि हो, मैं तुम्हें जस्टिस साहब की मौजूदगी में सर्टिफिकेट देता। अब चाहे तुम रात सुबह 8 बजे उठो और तुम पूरे रात भर व्हाट्सएप चलाओ, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट देता हूं, तुम सब गांधीवादी। यही तो है, और यही धर्म हम मानते हैं। हम धर्म की नफरत को नकारते धिक्कारते हैं, लेकिन उसकी सही बात को परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई। इसीलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, खैरुन नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है या रसूल अल्लाह? तो उन्होंने नहीं कहा जो टोपी लगा ले, दाढ़ी रख ले। हमारे एक शमसुर रहमान भाई बैठे पीछे, उनकी मुझसे भी 4 गुनी बड़ी दाढ़ी है, और इन्होंने कम से कम 4-5-10 हजार लोगों को खाना खिलाया है। ईदगाह में जो बस्ती है आपका 4 दरवाजा, वहां रहते हैं। दूसरे साथी हमारे वो बैठे हैं, मेरे साथ आए हैं, अरशद भाई, ये हमारे ये स्टूडेंट भी हैं, खुदाई खिदमतगार भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, और वो पिटाई भी खाई है इन्होंने एनआरसी आंदोलन। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो टोपी लगाए या नमाज पढ़े या हज करने जाए। कितनी बढ़िया बात कही मोहम्मदुर रसूल। अब इसकी परिभाषा उन्होंने कहा खैरुन नास, सबसे बेस्ट इंसान कौन है? तो मोहम्मद साहब ने कहा मैं यनफ़अन नास, जिससे इंसानों को सबसे अधिक फायदा, जिससे इंसानियत को सब। ये तो आप लोग हैं, कोई किसी के राशन कार्ड बनवा रहा है, कोई किसी मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है, कोई किसी के हक में खड़ा हुआ है। आपको मालूम है अल्लाह ताला के 99 नाम है, उसमें एक नाम वकील भी है। मैं एक बार वकीलों के यहाँ गया, वो सब मुसलमान थे, और मैंने कहा थोड़ा खुश भी करना होता है, इस्लामी बात करें। तो आपने कहा देखो अल्लाह ताला का एक नाम वकील भी है, कितना बड़ा काम है न्याय, जस्टिस, कितनी बड़ी बात है। अगर कोई, और आप लोग या हम लोग भी तो एक अल्पसंख्यक ही हैं, ये कौन से दीवाने बैठे हुए हैं। मैं कोई अपने साथी की कोई गड़बड़ होती, मैंने कहा कुछ नहीं कहो भाई, ये तो बड़ी मुश्किल से एक तैयार होता है। और आप इलाके का नाम सुनेंगे, हैरत, जींद, ऐसे ऐसे इलाके जहाँ आप सुन नहीं सकते, थोड़ा कट्टर इलाके हैं। तो इसलिए एक तो मैं ये कहूँगा कि हमें थोड़ा नई तरकीबें भी सोचना, ये नहीं कि पुराने नोट्स जैसे कुछ प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं, वो 70 के नोट्स हैं, वो अब भी पढ़ा रहे हैं। ये नहीं करना होगा। इस मामले में आपको गांधी जी से बहुत मतभेद होते हैं, हो सकते हैं, होना चाहिए। हम लोग कोई सब वो नहीं है जो जिंदा एक आदमी की गाना गाते रहे, लेकिन इसमें उनके पास, वो सोचिए कौन नहीं था जो उनके पास उस वक्त आ नहीं, चाहे वो खान अब्दुल गफ्फार हो, चाहे वो बीबी अब्दुल सलाम हो, चाहे वो राजकुमारी अमृत कौर हो, जो एक टीम तैयार कर दी। इसके लिए हमें नाउम्मीद नहीं होना है। और नौजवान तो आपको मालूम है, लेकिन जैसे आप पंजाब में लिटरेचर पे कर रही हो ना, बुल्ले शाह कहते ना, मैंने इश्क हुआ, बाबा फरीद के यहाँ जो आता था, ये जो खानकाएं थी असल में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे। तो वहाँ कुछ जैसे हमारे होते हैं ऑफिसर ओएसडी, तो वो बाबा साहब उनको कहते थे सबसे पहले इश्क सिखा दो, बाकी सब कुछ सीख जाए। इसको इश्क सिखा दो, यानी पहला सबक इसको इश्क का दे दो, मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा दे।
हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पूरे साउथ में खुदाई खिदमतगार को जिंदा किया। एक दिन सुबह सुबह मैं उनका खाना देखने पहुंच गया। मैंने नाश्ते में मैं हैरत में रह गया। रात के चावल बचे हुए उनको खुरच के और नमक मिर्च मिला के ऐसे खा रहे थे जैसे कोई शाही नाश्ता कर रहे हो। और तब मैंने कहा ये आदमी चल जाए। फिर दूसरा, एक बड़ी फंडिंग एजेंसी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है और 50,000 रुपए में बहुत गरीब घर की, उनका अपना मकान भी नहीं। बोले नहीं, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो अभी बहुत काम करना है, संगठन को आगे बढ़ाना। तो अगर, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग धर्म को तो नहीं, लेकिन कम से कम अब आप एकदम वो आया आपके पास थोड़ा अलग चाहता है, आपने रोटी रोजी इतनी की कि वो मिली कुछ नहीं लेकिन वो उसमें ही खो गया। कभी कभी बिल्कुल सादा बच्चे आते हैं और हमारे यहाँ से ऐसे प्रोफेशनल बन के चले जाते हैं कि फिर वो जरूरत से ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, मैं धर्म की बात नहीं कर, स्पिरिचुअलिटी, इंसानियत, मोहब्बत, कभी तो उसकी आंख से आंसू निकल जाए। ये अगर करेंगे, मुझे एक और बात लगती है कि इंसानों को कोई टाटा ने नहीं बनाया, अदानी ने नहीं बनाया। हम तो मानते हैं कि ईश्वर ने बनाया, तो हमें वो नाउमीदी नहीं होती है। धर्म का बहुत नुकसान में कुछ फायदे भी हैं, उसमें यह है कि हम लोग कभी नाउमीदी नहीं होते। मैं आपको मालूम है, मैं 55 दिन जेल में रहा और जेल में मेरी रोज मीटिंग होती, सब उसमें आके बैठते थे। और क्योंकि मुझे छुपा के ले गए थे, मेरी चाय पिलाने वाले आपके भरतपुर के थे, एक वो मुझे चाय पिलवाते थे रोज सुबह, और मैं ऐसे ही पूरा ब्रांडेड। मुझे मालूम है बहुत हालात खराब है, लेकिन उसमें रास्ता निकल सकता है। लेकिन रास्ता निकालने का दर्द अगर हमारे दिल में, एक तड़प हमारे प्रोफेसर वी के त्रिपाठी का है, रग रग में वो पीड़ा उठे दुख देख कर संसार में, जान की बाजी लगा दे जुल्म के प्रतिकार। आपको मालूम है दिल्ली का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है कसाबपुरा, जो पूरा एमएलए चुनता है, वो एक सुभद्रा जोशी ने अकेले बचा लिया। एक किताब जरूर पढ़िए आजादी की छाव में, ये बेगम रफी अहमद किदवई की भावज है, भाभी, जिनके हस्बैंड मसूरी के हेल्थ ऑफिसर थे, क्योंकि मसूरी में उस वक्त सिर्फ अंग्रेज जाते थे, तो वो पोस्ट बहुत अहम होती थी। उनको वहाँ हत्या कर दी गई 47 के दंगे में। फिर वो बहुत परेशान थी, तो रफ़ी अहमद किदवई ने उनको कहा कि तुम बापू के पास चली जाओ, जो वो ये रिलीफ और सद्भावना का काम कर रहे। फिर उन्होंने वो जो एक किताब लिखी है, बहुत दर्दमंदी की किताब है, सुभद्रा जोशी। और सुभद्रा जोशी के बारे में कहा जाता है वो सिर्फ उस समय 40 किलो की थी और अकेला पूरा एक मोहल्ला बाहर आ गया और अपना सामान रख दिया कि अब हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल नहीं जाओ। ये पूरा मेवात पंडित सुंदरलाल ने रोका है। लीग के मुसलमान मौलवी उनको कुरान पढ़ के कहते थे चलो हम तो वहां जाएंगे जहां इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू। वो पंडित सुंदरलाल कुरान पढ़ के उनको रोकते थे, ला नुफर्रिकु बैना। वो इतने, ये होता है आपको मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी। जब आप में दर्द हो जाएगा तो आप सब सीख लोगे, और दर्द नहीं होगा तो 100 सीखा हुआ हो गया और सोना चाहिए। वही बड़ी बात, कविता जी तो नहीं है जयपुर में, हो गई सारी रिपोर्ट यही बन गई। ये दर्द होना चाहिए। मैं ये कहता हूं जब नफरत करवा सकते, जहांगीरपुरी ने एक सबक और दिखाया कि जहांगीरपुरी के दंगे के बाद वो नौजवान जो कुछ नहीं जानते, जो पीस पर एक लम्हा नहीं बोल सकते, उन्होंने गले में हाथ डाल के कहा हम लड़ेंगे नहीं, हम तो एक दूसरे के साथ खाते। तो इंसानों को इंसानों से, मैं मुजफ्फरनगर के दंगे में 4 महीना वहीं रहा था, तो एक गुड़िया का घर जला दिया, उसका बेटा मार दिया, उसके शौहर को भी जख्मी कर दिया, वो 3 महीने से अस्पताल में था। तो मैंने कहा कि तुम्हारा घर जिसने जलाया है और ये सब आपके साथ किया है जानती हूँ? बोली हाँ। तो मैंने कहा हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको बढ़िया सजा मिले। बोली ना ना ना। अरे मैंने कहा क्यों? क्या उसकी 6 बेटियां हैं और माँ ब्लाइंड है, तुम ऐसी सजा? मैं हैरत में रह गई। जिस पे जुल्म के पहाड़ टूट चुके हैं लेकिन उसकी इंसानियत जिंदा। हम तो कहते नहीं मतलब बहुत जरूरी। ना 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 बेटा ये मत करना। मैंने कहा क्यों? क्या उसकी 6 बेटियां हैं और उसकी माँ नाबीना है। वो ये जो जज्बा इंसानों के दिलों में है, इसको हमें उभारने की, जैसे जब आग मद्दी हो जाती है तो उसमें बड़ी लकड़ी रख दो तो उसमें पहले
चिंगारी से शोला बनाओ, फिर सब कुछ जल जाएगा। आपने पहले दिन कह दिया नहीं, एक जगह हम गए, तो लास्ट बात कह रहा हूँ, वो वहां आए एक स्पीकर बोले कुछ नहीं है, सब अमेरिका। तो उस आदमी ने कहा कि जब सब अमेरिका कर रहे हैं तुमने हमें बुलाया क्यों था? छोटी सी शुरुआत करिए, और टास्क तो बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं हैरत में हूं। मैं पहली बार, वरना राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्य स्तरीय सम्मेलन, मैं सलाम करता हूं कि जिला स्तरीय सम्मेलन भी है, और ये अपने आप में जवाब है कि हर जिले में सब संगठनों को अपने राष्ट्रीय और राज्य सम्मेलन बंद करके पहले जिला सम्मेलन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आंखों में पानी बने रहे, आंखों में जो आंसू हैं वो बने रहे, और जो मित्र भाव है और जो नफरत का जवाब है वो मोहब्बत से हम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। मतलब ये एक स्कूल है जो आपने अभी चला दिया 10-15 मिनट में। हम इसको बोलना चाहते हैं, हम आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। नीता जी जब आएंगी अंत में तो बात रखेंगी। आज 25 तारीख है और PUCL की शुरुआत एक बहुत ही कठिन समय में हुई थी, जब इमरजेंसी था, और इमरजेंसी 24-25 की रात में ही लगा था। तो उसको भी हमें याद करना है। और आज का दौर, जो पहले बातें हुई और उसके जवाब में जो फैसल भाई ने कहा, आज का दौर जो जिसको कुछ लोग और बहुत ही सही कहते हैं कि घोषित इमरजेंसी है ये, और इस आज के दौर में हम क्या कैसे अपने आँखों का पानी बचा कर रख सकते हैं, कैसे हम शत्रु भाव को मित्र भाव से जवाब दे सकते हैं, कैसे हम नफरतों के जवाब में मोहब्बत की बातें कर सकते हैं। ये चीज़ें हम अभी सीख रहे हैं, सीखना चाहिए, और आगे ये हमारे काम आने वाला है। कुछ सवाल जवाब होंगे, लेकिन हरकेश जी ने 4 लाइनें हरकेश जी फैसल भाई से प्रेरित होकर सुनाना चाहते हैं। शत्रु भाव को कैसे मित्र भाव से समय ने इनको शायर इनसे हम पूरा गीत सीखे, लेकिन समय नहीं है। शायर और गायक आपने बहुत जानदार कही, और वो सीखने लायक, सबको जोड़ के कैसे चले और नए आइडियाज के आ। तो मैं आजकल थोड़ा उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, और हम सब मिलके उस गाने को गा रहे हैं। मैंने ये हारमोनियम पे भी सीखा। हेरा बंधुता और न्याय से, हेरा बंधुता और न्याय से जीवन चलता है, समाज भी चलता यारो, देश भी चलता है, समाज भी चलता यारो, देश भी चलता है। फिर भी हमारे दिल में, फिर भी हमारे दिल में क्यों भेदभाव होता है, बंधुता और न्याय से जीवन चलता है। आओ प्रेम बढ़ाएंगे, प्रेम बढ़ाएंगे, नफरत मिटाएंगे, सबको साथ लाएंगे, एकता बनाएंगे। अरे समता में सबका, समता में सबका मन लगता है, बंधुता और न्याय से जीवन चलता है। खुद को रे बदले साथी, परिवार बदलेगा, समाज भी बदलेगा, देश भी बदलेगा। मूल्यों के संग सबका, मूल्यों के संग सबका जीवन चलता है, बंधुता और न्याय से जीवन चलता है। जय संविधान, जय भीम, और जय जनता, जय आप। कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सवाल हैं, आपको कुछ सुझाव हैं, आपके मन में कुछ बातें हैं, तो हमारे साथी अभी यहीं बैठे हुए हैं, आप रखिए और एक बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। तो पहले कोई वॉलंटियर हैं जो माइक, अगर किसी को ज़रूरत है तो माइक दें, और थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखें और अपने हैंड माइक भी है। हाँ वही हैंड माइक
मेरे को मतलब सारी बातों से अग्रीमेंट है, खासकर कॉम्रेडर ने जो बोला और सर ने अंत में जो बोला, सारी बातें एकदम सुपर स्ट्रक्चर बेस वाली वो मिक्स हो जाती है साथ में, तो वो दोनों बातें हैं। मैं बस एक दो बातें फांसीवाद पे बोलना चाहता हूँ, जो आगे उधर ही बोले उस पर थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। वो दोनों बातें से जुड़ जाती है अपने आप ही। जैसा कॉम्रेड ने बोला कि बेसिकली ऐतिहासिक तौर पे भी फांसीवाद जब आया था हिटलर के समय या मुसोलिनी के समय भी, तो भी पूंजीवाद के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके तहत ही उभरा था। पूंजीपतियों ने उस समय भी और बाद में भी अब भी इस तरह की फासिस्ट फोर्सेस को आगे करा था, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर या जाति के नाम पर या रीजनलिज्म के नाम पर या दूसरी चीजों के नाम पर लोगों को बांट सके, और मूल तौर पे मजदूर आंदोलन को तोड़ने के लिए उस समय बना था। आज भी वही है, उसमें आंतरिक खतरा दिखाकर राष्ट्रवाद की तथाकथित जो भावना है उसको उजागर कर कर और फिर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर कर या फिर किसी रीजनल आइडेंटिटी या दलितों के खिलाफ खड़ा कर कर उसमें मूल तौर पे वर्ग को तोड़ने की एक टेंडेंसी सीधी सीधी तौर पे रहती है, चाहे वो मजदूरों की बात हो या किसानों की बात हो। और अभी अग्निपथ वाली बात है, उसमें भी एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, साथियों ने बोला भी कि अग्निपथ जो स्कीम है वो ना सिर्फ बेरोजगारी वाली बात को आगे बढ़ाती है, ठेकाकरण को आगे बढ़ाती है, निजीकरण को आगे बढ़ाती है, तो हम समझ रहे हैं, पर साथ साथ में ये हिंदू राष्ट्र की ट्रेनिंग का ग्राउंड भी हो सकता है। इसकी भी बहुत बड़ी संभावना है कि ये कोशिश ये हो सकती है कि अपने आरएसएस के काडर को भरा जाए उसके अंदर और उनको ट्रेनिंग दी जाए हिंदुत्व में और उनकी जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है उसके अंदर, और फिर वापस से जब वो बस्तियों में या गाँव में या जहाँ पर जाएं और हम जैसे लोगों को टारगेट करें, सीधे सीधे तौर पे मजदूरों को टारगेट करें, मुसलमानों को टारगेट करें, ये पूरी एक ये वाली कोशिश भी है, जारी है जो। तो उसमें उसको लड़ने का जो तरीका है, तो मैं साथियों से सहमत हूँ, नवदीप जी से भी और राजवीर जी से भी, कि भाई देखिए आप जब पूरी तरह से पूंजी का जो एक तरह से 2-3-4 लोगों के हाथ में, अदानी अंबानी और कुछ लोगों के हाथ में लगातार वो सिमटती जा रही है पूंजी, उसकी वजह से जो गैर बराबरी पैदा होती है, उसी की रिएक्शन है फांसीवाद, उसी का रिएक्शन है फांसीवाद, और उसी के तहत वो हिंदू मुस्लिम करते हैं या राष्ट्रीयता की बात करते हैं या जो भी करते हैं। तो उसका जो तोड़ होगा वो 2 साइडेड होगा, 3 तरीके से होगा। पहला, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी है मूल तौर पे, तो ये समझाना पड़ेगा कि भाई दलित इलाकों में जाकर कि ये आपको हिंदू ही नहीं समझते, आप क्या बात कर रहे हो हिंदू की। हम लोग भी बस्ती में जाते हैं, जो बात करते हैं, तो ये समझ में आता है और हम समझाते भी हैं कि आप जो बात कर रहे हो हिंदू की, ये हिंदू ही नहीं मानते आपको, ये तो आपको अछूत मान रहे हैं। तो एक तो ये बात आ गई, तो ये उसका ब्राह्मणवादी चरित्र का काउंटर हुआ। दूसरा, मजदूर किसान की लड़ाई, वो सबसे जरूरी है, किसान आंदोलन ने दिखाया हमें। वो इसी मुजफ्फरनगर में जिसकी सर बात कर रहे थे, वहां पर किसान आंदोलन के साथियों ने अल्लाह अकबर और ये हर हर महादेव के नारे साथ में लगाए, पर वो किसान और उसी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे 2014 में, जिससे ये बन गया है। तो ये उसका दूसरा काउंटर है कि भाई एक तो जाति का उनका जो हिंदुत्व का जो ये जो जैसे हरकेश जी ने बोला कि ये 4 वर्ण व्यवस्था को आप अटैक करेंगे तो समझ में आएगा सीधे तौर पे कि भाई वो आपको हिंदू नहीं मानते, दलित वो समझते हैं। और आजकल तो एक बात बहुत क्लियर है, इन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया पूरी तरह से। अभी राष्ट्रपति इन्होंने आदिवासी महिला का उन्होंने नाम दे दिया, अब आप क्या कर लोगे? उन्होंने दलित पहले प्रेसिडेंट बना चुके वो, तो उन्होंने तो काउंटर कर दिया अच्छे से। हम अभी भी वहीं बैठे हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन का सवाल बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन वो बिना विचारधारा के कोई मतलब नहीं है उसका, ये बात भी समझने की है। तो पहली बात तो ये कि हिंदुत्व के सवाल को हमको ऐसे समझना पड़ेगा कि दलित जनता को खासकर ये समझाना है कि वो आपको हिंदू नहीं समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पूरी विचार है, बौद्ध धर्म क्यों अपनाया उन्होंने, वो सब बात समझानी है, पहली बात। दूसरी बात कि मजदूर किसान का जो लड़ाई है उसी को तेज करना है, मूल तौर पे वही सबको साथ में लेके आएंगे, चाहे वो कोई भी धार्मिक की आइडेंटिटी हो, जाति की आइडेंटिटी हो, रीजन की आइडेंटिटी हो, सारी आइडेंटिटी को जोड़ने का जो काम है वो मजदूर किसान और वर्ग की आइडेंटिटी ही जोड़ती है। ऐतिहासिक तौर पर आप देख लीजिए अग्निवीर की जो लड़ाई है उसमें सब आ गए ना, जो सारे उनमें से बहुत सारे लोग भक्त भी होंगे उनके, पर फिर भी खिलाफ खड़े हुए। तो एक दो और तीसरी बात जो सर ने बोली कि भाई गंगा कितनी तहजीब हमारी ऐतिहासिक तहजीब रही है, इतनी लंबी चौड़ी हमारी लड़ाई रही है, कब से, जब से सूफी संत आए इस देश में, तब से हमारी ये दरगाहों में जब से वो लंगर चलता है, उसकी लंबी चौड़ी परंपरा है। और ये सिख धर्म में तो उसका मूल है
सिख धर्म में कबीर की वाणी भी डाल रखी है, संत रविदास की वाणी भी है, और सारी बातें उसमें आ जाती है, तो वो भी है। और कबीर और ये जो बीच वाले जो संत हुए हैं वो सारी बातें करते हैं उस तरह की, तो वो गंगा जमनी तहजीब की हमारी जड़ें बहुत गहरी है, उसको इस तरह से नहीं तोड़ सकते इतनी आसानी से। अगर हम दिक्कत ये है कि हम भूल जाते हैं खुद ही उन सब बातों को, है ना। हम ये भूल जाते हैं कि बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और सही रास्ता वही है जो ज्यादातर जनता का, जो ज्यादातर लोगों के लिए सही है, वही रास्ता सही है। तो वो बात, ये कबीर की बात, ये संत रविदास जी की बात, उन सबको लेके जाना है, यही मोटी मोटी बात है बस। धन्यवाद। जी बोलिए बोलिए। अरे नहीं बोलिए, मैं बोल नहीं रहा हूँ, अरे हम तो बोलते हैं। वो बोल चुके हैं, वो अगर बात कोई खत्म और कर बोल रहा है मैं फिर निशान समझे। रितांश हुसैन है और मैं नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। ख़ास तौर से आपको बताने के लिए कि 89 में जब पहला दंगा जयपुर शहर में हुआ तो इस नाकुश ने हिम्मत करके एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जो राजस्थान के इतिहास की पहली ही संस्था है जो किसी मुस्लिम खवातीन ने हिम्मत करके बनाई। मत दहशतगर्द ढूंढो हर मुसलमान में, हम भी लिखे हुए हैं संविधान में। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे जो रखना चाह रही हूँ वो ये है कि दलित, मुस्लिम और आदिवासी, इन तीन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे हम लोगों ने काफ़ी इस पर काम किया था। तीनों कम्युनिटी अगर एक हो जाती हैं तो जो 7% लोग हम पर अत्याचार, जुल्म, राज करते आ रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं उनको धक्का लगेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि तीनों कम्युनिटी में कोई भी ऐतिहासिक कोई झगड़ा नहीं है। अगर हम इतिहास को उठा के देखेंगे तो तीनों कम्युनिटी में कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए और हम लोगों ने करी हैं। ये रिजल्ट कुछ भी रहे हों लेकिन एक समझ लोगों के बीच में बनी है। दूसरी, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की तकलीफ है कि जितना हम काम कर रहे हैं, जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उतने ही लोग बहक रहे हैं, उतने ही वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरे समझ में नहीं आता। हर गांव में जाके देख लीजिए, हम लोग समझाते हैं, काम हो रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द, एकता, भाईचारा, मित्रता, लेकिन वो एक ही मित्र आके हमारे सारे यूथ को एक ही स्पीच में आके बहका जाता है और सारे लोग उसके पीछे हो जाते हैं। ये जादू हमारे आज तक समझ में नहीं आया। तो ये जो सारी चीजें हैं, आज दलित की बात करते हैं, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, औरतों पे हो रहे हैं, सब पे हो रहे हैं, लेकिन जब वोट की राजनीति आएगी तो बीजेपी वालों के पीछे पीछे झंडा लेके वही चलेंगे सबसे पहले, सबसे ज्यादा पिट रहे हैं और सबसे ज्यादा वही चलेंगे। तो ये या तो हमारे बोलने में, हमारे समझाने में वो आकर्षण नहीं है जो होना चाहिए, या उनके क्या चीज है हमारे समझ में आज तक नहीं आया। और अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने इसी, क्योंकि मैं दंगों की पैदाइश हूँ, बहुत कुछ दंगों में खत्म होता है, कुछ लोग जिंदा होते हैं, तो मैं अपनी पैदाइश वहीं से मानती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ, घर में ये मेरा ससुराल, वहाँ से मैं कैसे बंदिशों को तोड़ के निकल ही आई। ये मेरे वो जुनून जो आपने कहा है कि एक जुनून था, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो हम लोगों ने मोहल्ला मीटिंग करी और बहुत जरूरी है इस चीज़ की। अभी प्रशासन ने जो बहुत बड़ा काम किया है सोच समझ के कि सारे यूथ को हम कैसे कंट्रोल करें, तो हर थाना लेवल पर उन्होंने क्रिकेट मैच करवाए हैं और क्रिकेट मैच इतने कामयाब हुए कि दोनों वर्ग के लोग हुए हैं। और जब इंटरव्यू लिए गए हैं मीडिया के द्वारा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एकता भाईचारा हमेशा बना के रखेंगे, ये तो चंद लोग हैं जो हमें कर रहे हैं, हमें क्रिकेट का मैच बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें, अब हम सबसे बड़ी पास है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, यहाँ तक आने के लिए हम सोच रहे हैं कि ये 500 रुपये किराए का हम कहाँ से दें। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, वो जो बीज आज इतना बड़ा वृक्ष बन गया है ना, और हम आरएसएस बीजेपी को मिटाने की बात करते हैं, भूल जाइए आप, दूर दूर तक भूल जाइए। हमारे पास तो 2 घंटे यहाँ बैठने कोई समय नहीं है। हम क्या उनकी तरह 6 महीने अपने घर को छोड़कर दिन रात लगे रहेंगे। ये बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिनसे मतलब बहुत कुछ है कहने को तो, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा।
आरएसएस को हमने अछूत मान रखा है, हमें उनके बीच संवाद करने पड़ेंगे। मेरे जो बेटे हैं उनके कई दोस्त आरएसएस में जो शाखाओं में जाते थे और बगैर मिले मेरे बेटे से नहीं रहते थे। जब मैंने उनसे बराबर संवाद किया तो उन्होंने कहा साहब हम तो बहुत अच्छा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। अभी मैंने कहा कौन सा राष्ट्र बुरा हो रहा है और कौन सा हिंदुत्व लाना चाहते हैं वो हमारे समझ में नहीं आता। मैंने कहा वहाँ बात क्या होती है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे तो बात हमेशा मुसलमानों को लेकर ही होती है। तो मैंने कहा 1 पॉइंट प्रोग्राम है तो मुसलमान के घर पे क्यों आए हो? जब मुसलमान की बात हुई है तो वहाँ से शिक्षा तुमने क्यों नहीं ली है? बोले नहीं जी वो तो अच्छी नहीं लगी। तो इस तरह उन्हें समझा के हमने सबको हटा दिया, वहाँ से शाखाओं में जाना बंद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत टाइम लिया उसके लिए, धन्यवाद। अपनी बात रखना चाहते हैं और संक्षेप में रखें। कोई और है? किसी कोई वो भाई साहब अपने बात कर। नमस्कार, मैं अपने आप को, आपका नाम भी बताया जरा। मेरा नाम वैसे गोयल सिंह है और अजमेर में ब्यावर से बिलोंग करता हूँ और 25 साल से स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ और 25 साल में 100 NGOs के साथ में मेरा सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ काम करने का। जैसे कविता मैम से मैं काफ़ी वर्षों से, मुझे नहीं जानते होंगे लेकिन उनकी कार्यशालाओं में, अरुणा जी के में ऊर्जा साहब की कार्यशालाओं में, तो मैं सन 86 से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। एजुकेशन, रूरल लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर, कन्या भ्रूण हत्या, बालिका शिक्षा, उसको लेकर के हमारी जो मुख्य जो मुद्दा है, लोगों ने सबसे बड़ा जो व्यवसाय बढ़ाया धन, दूसरा शिक्षा, तीसरा जो है स्वास्थ्य, उसको मिलाकर के इंसानियत कहीं बिल्कुल खो गई है। कोई भी मुझे पूछते हैं कितना पढ़ा, उनका MA किया, BEd किया, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी क्या? मेरी लगी है ना, मेरी सरकारी नौकरी लगी है। कौन से विभाग में हो? मेरे सबसे बड़ा विभाग तो उस ऊपर वाले का है और दूसरा विभाग इस धरती पे है जो स्वयंसेवी सरकार है, जो स्वयं अपने हिसाब से चलाती है और लोगों की सेवा करती है। मैं उस सरकार का हिस्सा हूँ। केवल हिंदुस्तान में नहीं, चाहे धरती पे कोई सा भी देश है, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे लोगों के लिए सोचता है, काम करता है, मैं उस सरकार का कर्मचारी हूँ। मेरे जुबान पे ताला बड़ा साथियों, एक तो मैं दोबारा से एम्फसाइज करना चाहती हूँ, एक तो प्रेम कृष्ण जी का बहुत मैं कह नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे साथियों के लिए जो यहाँ नए साथी आए हैं, प्रेम कृष्ण जी का हाँ एक परिचय जरूर है PUCL के साथ, बहुत बड़े लेखक हैं और वकील। जिस दिन से प्रेम कृष्ण जी ने विड्रॉ किया अदालतों से, वी रियली लॉस्ट अ ब्रिलियंट लॉयर फॉर आवर्सेल्व्स। मैंने इतने कोई समस्या प्रेम कृष्ण जी के सामने रखो, उसका जिस तरीके से हल हमको देते थे, वेदर लीगल या दूसरा। और उनका एक जो सबसे लंबा जीवन का समय था, ट्रेड यूनियनिस्ट, CITU के सेक्रेटरी भी थे, CITU बनाने में, CITU चलाने में एक लंबे समय तक प्रेम कृष्ण जी के हिस्से थे। तो हमें बहुत ही खुशी है कि प्रेम कृष्ण जी आ पाए और राधा कांत जी को शायद हमारी भूल से हम नहीं ला पाए, आई डोंट नो। जो हमारे दूसरे वरिष्ठ साथी हैं जो कि जिनकी चिंताएं भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन, वाकई में बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है एक एक स्पीकर ने इतनी गहराई से इस मुद्दे को समझा कि हम उनकी बात को कैसे आगे बढ़ाएं, वो ही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है। लेकिन मैं एक बात उसके साथ कहना चाहती हूँ। देखिए, मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र अपने आप में एजेंडा है। एक बार पीछे थोड़ा कर दीजिए, ये सब जिस तरह बात की शुरुआत की राजवीर ने, that everything is connected, yes, सारे
ना ही केवल मुद्दे कनेक्टेड है, पर आपकी लोकेशंस में जहाँ पे भी, वहाँ पे भी तो कनेक्शन एक्चुअली आगे से बहुत सुंदर बात की। तो ठीक है पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन, पूंजी, कुछ चंद लोगों के हाथ के लिए पूरी व्यवस्था, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना अपने में पूरा उद्देश्य है। प्लीज इसको हम किनारे नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र हमें गुमराह करने के लिए है, टू क्रिएट, टू अलाउ फाइनेंस कैपिटल टू लोकेट इटसेल्फ, टू एक्सट्रैक्ट एज मच सर्प्लस। आई डोंट थिंक अब हम ये बात कह सकते हैं। इंडिया का जो फासीवाद है, इंडिया का जो फाशिज्म है, we have to understand कि इसमें हिंदू राष्ट्र, हिटलर ने तो अपने आप से ये संस्था बनाई थी। जब हिटलर आए थे तब उन्होंने संस्था बनाई थी। ये आरएसएस कभी सत्ता में नहीं रही है एंड उसका एक स्ट्रेट एजेंडा रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड हमारे वो सारे साथी। तो मैं बिल्कुल अपने वहाँ पे आपसे एकदम सरोकार रखती हूँ कि बिना लोगों के अपने मुद्दों तक पहुंच नहीं पाएंगे, हम उनके मुद्दे तक नहीं पहुंचे तो हम आगे की बात कैसे करेंगे। ये सही है, हमें उन रोजमर्रा के जो डिग्निटी ऑफ लाइफ, रोटी कपड़ा मकान, वो तो बात करनी है। संसाधन हो सकता है, विस्थापन हो सकता है। जो मेरे को सबसे ज्यादा जिसकी मजदूरी है, रितांश, ये सब पट्टा, हाउसिंग को और राशन को लेकर। However, याद रखो कि हिंदू राष्ट्र अपने में एक पूरा एजेंडा, नंबर 1। नंबर 2, प्लीज अंडरस्टैंड, कल्चरल जेनोसाइड इज पार्ट ऑफ इट। You have to finish Islam. I mean, it has to be a subordinated identity. ईसाई has to be a subordinated identity. ये इनके आइडियलॉग कह के गए, दीनदयाल ये कह के गए हैं। अभी मैंने वो कोट निकाला भी था। दीनदयाल said minorities have to lose their identities if they have to be Indian. And what is being Hindu? It is being Hindu. तो मेरे को लगता है कि हमने ये संवाद और हिंदू वे ऑफ लाइफ, चलो मान लो आपके फ्रेमवर्क में चलते तो हिंदू वे ऑफ लाइफ क्या है? हिंदू वे ऑफ लाइफ में बीफ नहीं है, केरला वाला हिंदू वे ऑफ लाइफ नहीं है, पश्चिम बंगाल वाला हिंदू वे ऑफ लाइफ। व्हाट इज द हिंदू वे ऑफ लाइफ? वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि ये संवाद हमने इसलिए रखा क्योंकि सब के सामने दीवार खड़ी है कि हम रास्ता कैसे निकालें। रास्ता निकालने से ही रास्ता निकलेगा और उससे आपस में बात करते हुए ही रास्ता निकलेगा। तो मुझे लगता है कि ये संवाद जो आज हमने शुरू किया है, हमें बहुत कम वक्त है। एक वक्ता को हम 20-22 मिनट जो एक वक्ता को देना चाहिए देते तो शायद बहुत कुछ निकलता है। हमारे कुछ साथी लोग तो पहले 5-7 मिनट को वार्मिंग अप पे ही निकाल देकर तो हमें ये संवाद जारी रखना है। ये तो एक आइडिया था हम सब लोगों का। मुकेश, भंवर मेघवंशी यहाँ नहीं है, ममता नायर यहाँ है, सुमन, निसार, हमारे बहुत सारे इंटर्न्स, पीयूसीएल के इतने सारे साथियों ने, जयपुर जिले के, हम बहुत कमजोर है संगठनात्मक रूप में तो हम बहुत कमजोर है और वो हमारी दिशा और दशा में मैं जाऊंगी नहीं और समय है कि हम स्ट्रेंथन करें इन ऑर्गेनाइजेशंस को, पीयूसीएल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि हम सब पे सर्वेलांस, आई मीन इमरजेंसी वाज व्हाट, फिनिशिंग ऑफ हमारी आज़ादी को खत्म करना, हमारी लिबर्टी को खत्म करना। लेकिन इस वक्त दिस इज अ स्टेट वर्स देन इमरजेंसी, क्योंकि एक पूरा तब एक छोटा तबके का कंसेंसस था टू व्हाट इंदिरा गांधी वाज डूइंग, द courts also were taking a certain position। अभी मेजॉरिटी तक वो
जीते होंगे 32 to 40%, हम सोचे कि इलेक्टोरली दे ओनली वन दैट मच, लेकिन कंसेंसस बहुत है, बहुत ज़्यादा कंसेंसस है। तो इसलिए इट्स अ स्टेट वर्स देन इमरजेंसी, इमरजेंसी से भी बुरी हालत है। और इसमें संगठन बनाना, मुझे लगता है हर संगठन चुनौती फेस कर रहा है। PUCL जैसा लूज, हम तो कोई संगठन है नहीं, हमारा तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म जो बना रहे सबके लिए, सबके मानव अधिकार, सबके सिविल लिबर्टीज जेल से निकालने के लिए सिर्फ, और जेल के सुधार करने के लिए, और टॉर्चर ना हो जब पुलिस के पास जाए, जब बर्बरता, I mean for basic things of civil liberty, forget all the other rights जिसमें PUCL काम करता है, रोजी रोटी ये सब छोड़ो, ये सब अगर उसी के लिए भी हम इसको टिकाऊ संगठन बना पाए तो ये चुनौती हम सब की है, तो सबके मानव अधिकार, इवन राजनीतिज्ञों के मानव अधिकार मानव अधिकार है। तो मेरे को बस ये कहना है कि याद रखो, दिस इज अ स्टेट वर्स देन इमरजेंसी, कोई मुकाबला नहीं है 1975 का 25 और 26 की रात का, ये व्हाट हैपेंड 47 years ago, उसका मुकाबला नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट, दिस इज अ चेंज टाइम। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र अपने में एजेंडा है, कल्चरल जीनोसाइड और भी होगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, खून खराबा कब हम सड़कों पे देख लेंगे। और तीसरी बात, अगर हम अपने संगठनों को स्ट्रेंथन और अपने रिश्तों को और संवाद को कायम नहीं रखेंगे तो वी विल नॉट गेट स्ट्रॉन्ग। हम आलोचना करें, एक दूसरे की समझे, तो मुझे लगता है हमारे बीच में ये जो साथी आए हैं और पता नहीं कितने यहाँ बैठे हैं, हम सब इस संवाद को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर भी बात रखें, कैसे आप लोगों को हम अपनी छोटी छोटी बैठकों में ले जाएं, इस पर हम बात रखें, क्योंकि आज का संवाद वाकई में बहुत ही सार्थक और बहुत ही विचारवर्धन हमारा करने के लिए हमारे अंदर ही इतने सवाल करे हैं कि लेट्स ट्राई टेकिंग दिस फॉरवर्ड। यही मेरा एक इवेंट नहीं है PUCL जिला का, इसको आगे कैसे ले जाए इसके लिए। और आई थिंक रमेश इसका बैक टू स्पीक।